दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के साथ जंग जारी है। कोरोना अब हमारी बारी है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से एक सीरीज़ हम चला रहे हैं कोविड को लेकर, और ख़ासकर जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं उनके साथ हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पूरा देश नमन करता है हमारे इन फ्रंट लाइन हीरोज़ को, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन लोगों के साथ बात कर कर ये जाने कि आखिर मुश्किल की इस घड़ी में किस तरह से इन्होंने लोगों का ख्याल रखा। आज हमारी मेहमान हैं जम्मू शहर की डीएम, डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान जी। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू मैम, कोविड के ऊपर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं और पिछले लगभग 15 दिन से लगभग सभी के साथ बात हुई, लेकिन असल अगर हमें जम्मू की बात करनी है तो जाहिर सी बात है, यू आर द राइट पर्सन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो आप हमारे हैं, और आपके ही हाथों से, आप ही के टेबल से जितने भी फैसले जिनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होनी है वो आप ही के ज़रिए निकलती है। सबसे पहले मैं कल के आपके बड़े फैसले की तरफ जाना चाहूँगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूटी का फैसला है, लेकिन जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंटेशन फिर आपकी तरफ से होगी, और लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आखिर ये रेड जोन वाला फैसला फिर क्यों आया। तो आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू रेड जोन फिर से क्यों? फ़हीम साहब, देखिए, ये जो कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, चाहे वो रेड हो या ऑरेंज हो या फिर ग्रीन हो, ये सभी चीज़ें बहुत डायनामिक होती हैं, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से एक इंडिकेटिव लिस्ट जारी होती है, और उसके बाद स्टेट या यूटी गवर्नमेंट के पास ये फ्रीडम होती है कि वो उस कलर को, उसमें कोई तब्दीली लाना चाहते हैं क्या, कीपिंग इन व्यू द डायनामिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। डेफिनेटली उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को या किसी स्टेट को रेड डिक्लेयर किया गया है तो उसको स्टेट लेवल पे ग्रीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ग्रीन है या ऑरेंज है तो वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए उसको रेड किया जा सकता है। सो सेम थिंग हैज़ हैपेंड विद आर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, सांबा और कठुआ को भी रेड जोन में इंक्लूड किया गया है, और इसके पीछे जो मुख्य कारण है, द मेन रीज़न बिहाइंड दिस कलर ऑफ रेड बीइंग गिवन टू जम्मू इज़ प्राइमरली बिकॉज अब अगले आने वाले 15 दिनों में काफ़ी भारी संख्या में लोग, जम्मू के बाहर के लोग जो वापस आना चाहते हैं वो लोग वापस आएंगे, एंड दैट नंबर विल गो इन हंड्रेड्स एंड मे बी 1000। सो व्हेन देयर इज़ सो मच इनफ्लक्स ऑफ पीपल मूविंग, और हर दिन डायनामिक्स चेंज हो रही होगी, और जो एक हमारी गवर्नमेंट का ये फैसला है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएंगे उन सभी को कंपल्सरली एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन करके उनको टेस्ट करने के बाद जब वो नेगेटिव आएंगे फिर उनको उनके घर हम वापस भेजेंगे। तो जब इतनी सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस होने वाली हैं इन सम टाइम टू कम ओवर द नेक्स्ट 15 days, so it was befitting to keep the district under red zone and the restrictions which are applicable for the red zone. एक और बात यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बात की कि सभी लोगों को जो है वापस लाया जाएगा और एक प्रॉपर प्रोसीजर को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। हर किसी को जल्दी है घर जाने की, और ख़ासकर जो इस सिचुएशन में हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो काम नहीं कर रहे हैं, ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, और जाहिर सी बात है आपके लिए भी एक नया तजुर्बा है, बल्कि हर किसी के लिए जो भी इस सिचुएशन में काम करता है, आपको भी बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। अब एक नॉर्मल शिकायत जो सुनने को मिलती है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्पलाइन बनाई गई है या हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं उन पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे बड़ा प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिले। मैं जानता हूं कि टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को भी न सिर्फ जम्मू का बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का जो है वो ख्याल रखना है। तो ये हेल्पलाइन कैसे काम करती है, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो देर इज़ अ हेल्पलाइन इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट पासेस, बिकॉज मेन जो इशू है वो पासेस को लेकर ही है कहीं ना कहीं। पहले हम उस पार्ट पे आते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पासेस। वन इज़ फॉर मूवमेंट विद इन द डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पासेस हमने ई पासेस की सुविधा भी शुरू कर दी है, लेकिन पास के लिए अप्लाई करना डज नॉट एंटाइटल द एप्लीकेंट टू गेटिंग अ पास। पास भी उसी को मिलेगा जिसके पास एक जस्टिफाइबल एक्सेप्टेबल रीजन होगा, सच एज अ मेडिकल इमरजेंसी और सम अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी. So then what happens is a lot of people apply, but not all of them get an approval, which is being seen as why my pass has been rejected. But as far as pendency is concerned, I am very happy to tell you that जिस तरह का सिस्टम हमने DC ऑफिस में अब पुट इन प्लेस किया है, we have enough number of people working and there is zero pendency. That means the disposal is real time. If you are applying for a pass, you will get a reply there and then. It might not be an approval, that's a separate issue, but the response would be there and then. Now coming to the second part, which is an inter-district movement pass, that is working through a email.
you apply, because उसमें बहुत सारे documents है जो आपको attach करने होते हैं. There has to be a justification as to why you want to travel. Keeping in view all of that, again, if it is a proper justifiable reason, we are disposing of those cases also. उसमें भी हम 24 hour के अंदर the response is given to whoever is the applicant. Now, of course, nobody wants to hear a no or see a rejection. Rejection is not being taken as something which is very nice, but the disposal definitely, the time taken for disposal is not more than 24 hours in either of the cases. आपके दो फैसलों पे बड़ा एतराज़ हुआ, ख़ासकर लोगों को. जाहिर सी बात है, जब भी आपकी तरफ से सख्ती होगी, रिजनमेंट तो होगी. रेड जोन्स को लेकर जो है वो काफ़ी चर्चाएं हुई कि आखिर यहाँ पे पेशेंट्स नहीं थे, बड़ा सेलेक्टिव रेड जोन्स जो है वो किए गए. इसमें आप क्या सफाई देंगे? सफाई कुछ भी नहीं दूंगी. आई विल जस्ट टेल यू दी थॉट प्रोसेस विच गोज इनटू डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर जोन एज अ रेड जोन. जो थॉट प्रोसेस होता है, मैं आपको ये बताऊंगी दैट दिस इज़ अ वेरी, इट हैज़ टू बी दिस डिसीजन व्हेन यू आर अराइविंग एट अ कंक्लूजन. आपको बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ कंसिडर करने होते हैं और एक बहुत ही रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी होती है. एंड कीपिंग ऑल दोज फैक्टर्स इन माइंड, अगर मैं रेड जोन की ही इन पर्टिकुलर बात करूँ, इट इज़ द नंबर ऑफ केसेस विच हैव बीन डिटेक्टेड एज पॉजिटिव प्लस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ पॉजिटिव एल्सवेयर बट हु हैव फुटप्रिंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. बिकॉज अगर कहीं कोई और जाकर पॉजिटिव हुआ है लेकिन वो रहने वाले एक पर्टिकुलर एरिया के थे या उनके बहुत सारे हाई रिस्क या लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स उस एरिया के थे, तो वो एरिया भी उतना ही पोटेंशियली सस्पेक्ट बन जाता है जितना कि that location from where those positives have been detected. So when you value all these things and you keep the potential in mind that this could be the area which could have probably been infected till all have been sampled and results have come out, keeping all that in mind, that is what goes on behind declaring a particular area as a red zone or not. कोविड के साथ लगभग आधे से ज़्यादा जंग हम जो है वो जीत चुके हैं. कैसा महसूस होता है आज आपको कि आपकी जो टीम वर्क है, आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपने एक रिज़ल्ट लाया है, आज जम्मू जो है वो कोविड फ्री है, तो कैसा महसूस होता है आपको? फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन, फॉर लास्ट 4-5 days, जब से कोविड फ्री फ्रेज हैज़ बिन यूज्ड, I have been constantly saying that let us not be too quick to declare ourselves as COVID free, because there is no way to definitely know that there is absolutely no case positive anywhere in the district. The best thing to say is that all reported positive cases have cured. So that is the best line to say. But then of course we are using a combination of strategy. जो हम डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं या हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये सब वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम ये अराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर डिस्ट्रिक्ट में कोई कम्युनिटी स्प्रेड के चांसेस तो नहीं है. But it feels good. Definitely you feel happy that whatever strategy you were using, because of that you have been able to arrive at a certain conclusion. But as there's a very famous saying that it isn't over till it is over. So ये सोचना कि शायद ये लड़ाई ख़त्म हो गई है या हमने एक certain path cover कर लिया है, वो सही नहीं होगा, because I feel it's a long way to go and we have to stay the course. थोड़ा हम बैकग्राउंड में अगर जाएं तो हम उस दिन को याद करें जब से ये लॉकडाउन वगैरह हुआ. तो मैं जिस भी ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट के साथ बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि हर कोई तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए. एक एसओपी बनती है, गाइडलाइंस जो है वो दिल्ली से आती हैं और आपको भी कहा जाता है कि ये सब चीज़ें करनी है. तो किस तरह से आपने जो है कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट था लॉकडाउन को जो है वो लागू करना. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा, आपकी टीम, आप किस तरह से ये सब चीज़ें हुई? It was almost 2 months back. मुझे लगता है 4 मार्च के आसपास ही पहला पॉजिटिव केस, पूरी यूटी का जो पहला पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ था. और उस टाइम पे द फर्स्ट चैलेंज फॉर द डिस्ट्रिक्ट वाज, बिकॉज जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो एक नर्व सेंटर है. यू हैव टू डिसाइड फॉर अ लॉट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो in the district as to what would be the next course of action. So you also have to act as a think tank, decide for other departments, and also at the same time take the next probable step. So at that time, keeping all those things in mind, of course, for us the challenge was to rope everybody in, revenue department, health department, JMC, police, chart out the next course of action for all of us, and that's exactly what we did. And starting from certain restrictive measures which we took at that point in time,
देन वी वेंट ऑन टू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइनिंग, और जैसे जैसे समय निकलता गया, जो जो सिचुएशन और डायनामिक्स हमारे सामने आई, उसी में आगे बढ़ते हुए हमने every day was a different kind of a challenge. But then when I look back, it's been 2 months and I feel a combination of all those strategies that we put in place has probably yielded good results so far. जी, ऐसे में मैम खासकर हम जम्मू शहर की बात करना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हर किसी की आंखें निगाहें जो हैं वो इसी तरफ लगी रहती हैं। आपका हर एक कदम जो है वो बहुत ही ज़रूरी था। ऐसे में आपको जो सपोर्ट बाकी डिपार्टमेंट से मिला, जैसे मैं जेएमसी की बात करूं, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूं, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं, तो कितना अच्छा सपोर्ट आपको मिला और किस तरह से आपने चैनलाइज किया इन सभी डिपार्टमेंट्स को? बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, बिकॉज if you call it a war, which we have been calling COVID is a war, and any kind of battle is won when all the arms are functioning as a unit. So सभी डिपार्टमेंट्स ने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया। चाहे अगर हम पुलिस की बात करें, मैजिस्ट्रेट्स की बात करें, तो जो भी ऑर्डर्स यहाँ से बने, उनकी इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे, ये पूरी इसी चीज़ पर निर्भर करती थी कि किस तरह से इसको ग्राउंड में जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो कितनी इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एंड हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन allowing the right people to move and it at the same time stopping the people who are moving around frivolously. तो अगर वहाँ पे देखें तो बहुत ही बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन हुआ। फिर अगर हम जेएमसी की बात करें तो जो उस वक्त सैनिटाइजेशन का चैलेंज एकदम एक नया चैलेंज बन के सामने आया कि किन किन दफ्तरों को, ऑफिसेस को, पब्लिक प्लेसेस को कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली सैनिटाइज करना है और क्या टीम की डिप्लॉयमेंट रहेगी। एक बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर भी वो सारा काम हुआ। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑल द हॉस्पिटल्स, द कोविड केयर सेंटर्स, उनको किस तरह से तैयार किया जाए इस नए चैलेंज के लिए, ऑल दैट वाज आल्सो वेरी न्यू, बट ऑल दैट शेप्ड अप वेरी वेल एंड इट हैज़ ब्रॉट अस टू वेयर वी आर टुडे। मैम, कंटेनमेंट वाला जो फेज़ था उसमें हम जो है वो निकल चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, ज़िंदगी को वापस हमने मामूल पे लाना है। एक जंग तो हम जीत चुके हैं, अब अगली जो बड़ी जंग है वो है कि हम वापस कैसे लौटें। सिस्टम को बंद करना बहुत आसान है। आपको एक हिदायत आती है, आप अपने टेबल से एक ऑर्डर को निकालते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी जो है वो हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि अब खुलेगा कैसे। तो कितना बड़ा चैलेंज है ये खोलना, और इसमें लोगों की तरफ से आपको क्या ताउन चाहिए? ऑफ कोर्स लॉकडाउन का रिवर्सल जब कभी होगा, फर्स्ट द डिसीजन वुड बी टेकन एट द सेंटर लेवल, एंड देन जो भी ब्रॉड फ्रेमवर्क वहाँ से लेड आउट होंगे उसके बेसिस पे देन फर्दर द डिसीजन वुड बी टेकन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बट ये जो प्रोसीजर है ये ऑलमोस्ट उसी ऑर्डर का रिवर्सल होगा जिस ऑर्डर में हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए थे। मतलब वो रेस्ट्रिक्शंस जो सबसे पहले लगी थी वो सबसे बाद में जाएंगी, उसी ऑर्डर में वो विड्रॉ होंगी। स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, होटल्स, ये सब आखिरी फेज़ में ये विड्रॉ होंगे, बिकॉज ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ पीपल टेक्स प्लेस। बट ऑफ कोर्स द कोऑपरेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव गॉट इन अ ह्यूज वे अप टिल नाउ। और आगे आने वाले समय में भी जिस तरह से अभी उन्होंने एक बहुत ही मेच्योर पेशेंस डिस्प्ले किया है एंड हैज़ contributed in understanding the order and also implementing it in letter and spirit. In the same way, whatever number of days we have ahead of the lockdown, the same thing is expected from them. और जैसे जैसे चीज़ें restrictions हटती जाएंगी, जो हम देख रहे हैं तकरीबन हर हफ्ते या जो अगला लॉकडाउन का फेज़ आता है उसमें कुछ ना कुछ नई रेस्ट्रिक्शंस है जो विड्रॉ होती हैं और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल रही हैं। तो इसी तरह से प्लान्ड मैनर में ही अगले आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये लॉकडाउन भी विड्रॉ होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की आपने बात की। लॉकडाउन 3.0 से एक पहले जो ऑर्डर आता है उसमें कहीं ना कहीं सैलून्स वगैरह जो है उनको खोलने का परमिशन दिया गया था। अचानक एक क्योस सा बन गया था शहर में जिसमें हमने भी आपको जहमत दी थी, हम भी जानना चाहते थे कि इसमें क्लैरिटी क्या है ऑर्डर में। तो वो उसमें थोड़ा सा बताएंगे कि वो किस किस्म, क्योंकि अभी भी लोगों में वो कन्फ्यूजन है, वो क्योस है कि वो ऑर्डर आया था, हम खोलें नहीं खोलें, और किस किस्म के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को जो है वो अभी परमिट किया जा सकता है। देखिए, जो सैलून्स, पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स हैं, ये तो कहीं पर भी नहीं खुलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ विच जोन यू फॉल अंडर। अब अगर मैं स्पेसिफिकली अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं विच इज़ इन द रेड जोन, तो रेड जोन की रेस्ट्रिक्शंस मोर और लेस वही हैं जो जैसे पहले चल रही थी कि अर्बन लिमिट्स में अगर स्टैंड अलोन शॉप है, रेजिडेंशियल एरिया में है, तो वो दुकान खुल सकती है। वही दुकान अगर मार्केट एरिया में है तो वो नहीं खुल सकती। कुछ एडिशन जो हमने पिछले हफ्ते किया है उसमें बुक्स और स्टेशनरी शॉप्स आ गई हैं, बेकरी की दुकानें खुल सकती हैं और ड्राई फ्रूट्स की होम डिलीवरी हो सकती है, और कुछ इलेक्ट्रिकल शॉप्स जो पंखे वगैरह बेचती हैं वो भी खुल सकती हैं।
तो दिस इज़ व्हाट इज़ द एडिशन सो फार, बट अदर देन दैट अगर पार्लर्स सैलून्स की हम बात करें तो वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में बंद ही है, irrespective of which category you fall under, including the liquor shops also, because that is also a very frequent query which has been coming. तो मैम लिकर शॉप्स को लेकर ये क्लियर है कि फिलहाल जब तक नई कोई गाइडलाइंस एसओपी जो है वो नहीं आती तब तक वो एब्सोल्युटली लिकर शॉप्स irrespective ऑफ आपके जोन में है, रेड में है, ऑरेंज में है, ग्रीन में है, दे विल बी क्लोज थ्रू आउट द यूटी. उसके अलावा मैम राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा हमने देखा कि अभियान चलाया गया जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि जहाँ पे भी लोग जो पीड़ित हैं, जो नीडी हैं, उन तक जो है वो राशन पहुंचाया जाए. एक सेंट्रलाइज सिस्टम किया गया जिसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा. ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी राशन डिस्ट्रीब्यूशन की? इनफैक्ट जब हम शुरू में बात कर रहे थे एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट वर द इनिशियल लोड, हाँ, व्हाट वर द इनिशियल लोड और चैलेंजेस ऑन द डीसी ऑफिस डायरेक्टली, तो उस वक्त पासेस को ऑफ कोर्स लेकर के तो जो कॉल्स आती थी, डिस्ट्रेस कॉल्स और अदर कॉल्स, वो तो थी ही, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड सडनली पीपल जो कहीं घर से बाहर हैं वो घर आना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको वहीं रोकना, उनको काउंसिल करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था. बिसाइड्स दैट जो एक equally big challenge which we faced in the initial days was of course distribution of ration, because ये कॉल्स उन लोगों की थी जो नॉन राशन कार्ड होल्डर्स हैं. राशन कार्ड होल्डर्स को तो राशन देने के लिए अलग जो FCSCA का डिपार्टमेंट है वो काम कर ही रहा होता है, पर ये उन लोगों की कॉल्स थी जो स्ट्रैंडेड थे, या तो वो स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट के पास भी एक समय के बाद पैसे खत्म हो जाएंगे तो दे विल ऑल्सो वांट ड्राई राशन, या वो लोग डेली वेजर्स जिनके पास अब काम नहीं है एंड दे आर ऑल्सो इन नीड ऑफ राशन, या जो स्ट्रैंडेड लेबरर्स या माइग्रेंट वर्कर्स हैं. ये जो कैटेगरी ऑफ लोग है, इनकी नंबर ऑफ कॉल्स विच वी रिसीव, इवन नाउ वी रिसीव, बट इनिशियली इट वाज अ ह्यूज नंबर. एंड अगर मैं पिछले एक महीने की स्टेटिस्टिक्स आपको दूं, तकरीबन 2.5 लाख souls, 2.5 lakh souls have been provided ration, dry ration, which comprises of आटा, चावल, चीनी, ऑयल एंड अदर इंग्रेडिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अ फैमिली टू सस्टेन फॉर अ वीक. तो ऐसे ही उनको रिपीट करके हमने 2.5 लाख souls को पिछले एक महीने में कॉल्स के थ्रू हमने उनको राशन प्रोवाइड किया है. जम्मू डिस्ट्रिक्ट बीइंग अ कैपिटल सिटी, obviously the people who were stranded or struck was much more than anywhere else, and then I think because of the way the teams worked, इसमें revenue department and a lot of NGOs along with the police, they worked wonderfully. उन्होंने अपने एरियाज़ को जोन्स में डिवाइड किया. जैसे ही किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कॉल आती थी, वो जोन की टीम एक्टिवेट हो जाती थी, बिकॉज राशन यू हैव टू प्रोवाइड एट द सेम ऑन द सेम डे. द रिस्पॉन्स टाइम इज़ नॉट मच. ऐसा नहीं है कि आप उसको 48 आवर्स के बाद अटेंड करेंगे, आपको उसी दिन विद इन फ्यू आवर्स यू हैव टू अटेंड टू दैट कॉल. सो दैट वर्कड सीमलेसली and it worked wonderfully. But this is one of the best practices I can say of the district which was brought into action during this time. आपने राशन के सिलसिले में वॉलंटियर्स की बात की, NGOs की बात की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की. हमने देखा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर किया. कितना सपोर्ट आपको मिला इन ऑर्गेनाइजेशंस का? बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला in both the ways, in terms of identifying people who are in need of ration and also in volunteering not only their services but also other food articles, items जो वो खुद भी देना चाह रहे थे और लोगों में बांटना चाह रहे थे. दोनों ही तरफ से it was regulated by the administration, but everywhere जहाँ कहीं भी हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें volunteers का रोल I would say was always there. Almost 50%. 50% of cases were brought out by them and they were themselves volunteering to go out. So it was a huge contribution, and this is one of the main reasons why this has been attended to so seamlessly. जम्मू चूँकि कैपिटल सिटी है, जैसे मैम आपने भी कहा, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं. अब हमने देखा कि इस फेज़ में उनकी स्प्रेइंग वगैरह जो है वो की जा रही है, सैनिटाइजेशन की जा रही है. किस तरह से गवर्नमेंट ऑफिसेज या बाकी जैसे बैंक्स वगैरह हैं, उनकी स्प्रेइंग वगैरह की जा रही है? As I said in the beginning, when we started charting out the roles and responsibilities for various departments, तो उसमें JMC के लिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए और बाकी म्यूनसिपल कमिटीज़ भी, there are 8 more municipal committees which are functional within the district, उन सभी के लिए मेन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी, continuous scheduled sanitation of all public places, public offices and also of vehicles. So it is being taken up in a continuous way as per the prescribed procedure. So JMC has done a commendable job and it is being done continuously. They have roped in more machines also from other departments, particularly fire and emergency services, and it is being done as a regular feature, and it is going to be this way for some more time now.
मैम एक ज़ाती सवाल, कितना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है आपके लिए? मैं प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात कर रहा था कि ऊपर वाला ना करे कोविड जैसी घड़ी फिर आए, लेकिन अगर हम इतिहास पे नज़र मारें तो लगभग 100 साल में ऐसी कभी कोई घड़ी आई है, चाहे हम वॉर लाइक सिचुएशन की बात करें। तो एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है आपके लिए, और ख़ासकर आप जम्मू शहर की डीएम हैं, तो इससे सभी उन ऑफिसर्स का प्रोफाइल जो है वो काफ़ी रिच हो जाता है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जिन लोगों ने काम किया, फील्ड में काम किया, उनके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। आपके लिए ये कितना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है? आपने सब कुछ कह ही दिया है, यू समड इट अ वेरी वेल। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बिकॉज इट इज़ वेरी यूनिक। 100 साल में एक बार, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, अ पैंडमिक, लास्ट पैंडमिक वाज अबाउट 100 years बैक, एंड it is different from a law and order experience, it is different from an election experience, it is different from any other experience of this magnitude, because इसमें बहुत सारे एंगल्स एसोसिएटेड थे और अभी भी हैं। there are distress calls, you have to psychologically counsel them, you have to attend to some of the issues, you have to work from morning till evening, you have to work 24/7, एक alternate mechanism रखनी है which has to be in place to answer people at all times. And then the biggest challenge is the unpredictability in any scenario when you do not know कि ये exactly क्या है and how it could spread. Of course we know, and then there are advisories कि आप हाथ धोते रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइज करें, but what I'm trying to say is that since it's so contagious, the way it spreads and the fact that you cannot really pinpoint and say forever, जैसे हमने शुरू में कहा कि मैं कह नहीं सकती कि कोविड फ्री है कि नहीं, तो जो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी इसके साथ एसोसिएटेड है, और जो ड्यूरेशन अब तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और हमें फिर भी वही मोमेंटम मेंटेन करना है। अदर थिंग्स कम एंड गो, देयर इज अ टाइम स्पैन एसोसिएटेड विद इट, बट इन दिस केस वी स्टिल हैव टू मेंटेन द सेम अलैक्रिटी, उसी अलर्टनेस, उसी जील, उसी मोमेंटम के साथ काम करना है, और एक कॉम्प्लेसेंसी नहीं आने देनी है। जैसे ऑन द फील्ड इफ आई सी माई पीपल constantly they have to ensure that their hands are washed, they are wearing masks, so ये चीज़ें repeatedly करना और इस चीज़ को कैसे ड्रिल करना, और इस टाइम पे how to motivate your own people, stay motivated, stay the course, what things to allow, what not to allow, so the entire learning of the last 2 months has been absolutely unmatchable. डीजी साहिबा, इसके अलावा देखें तो जब लगभग 2 महीने का वक्त जो है हम मुकम्मल करने वाले हैं, लोगों ने आपको भरपूर साथ दिया, आपका जो खासकर आपके जम्मू शहर के लोग हैं, और ऐसे में जैसे आपने खुद ही कहा कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम काम कर रहे हैं, लोगों के इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान है, और जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो उससे एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके पास डीएम का पास है? तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है, हम जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आधी लड़ाई हम लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको पूरी तरह से जीतेंगे। अब चूंकि मुझे जैसा लग रहा है कि अब थोड़ा ही समय है, हमें थोड़ा और सब्र करने की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि वो थोड़ा सा ताउन और आपको दें? फ़हीम साहब, बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप कहें कि लॉकडाउन बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ और काफ़ी चीज़ें सही होती गईं और इसलिए शायद अब हम थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, दिस इज़ द बेस्ट लाइन टू से, उसमें जो श्रेय है वो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन गोज़ टू द पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि एक लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स तभी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं ग्राउंड पे जब लोगों को ये समझ में आए कि उनकी बेहतरी के लिए है, एंड दे देमसेल्व्स चूज़, देयर आर चॉइसेस एंड दे देमसेल्व्स चूज़ दैट वी विल डू दिस बिकॉज दिस इज़ फॉर आवर ओन गुड. So that is the kind of societal IQ which we have displayed so far. That is the kind of patience, that is the kind of selflessness that we have showed, that fine, maybe मैं एक healthy इंसान हूँ, मैं fit हूँ, लेकिन मुझे फिर भी contribute करना है because I will not become part of the chain which can then pass on the infection to a vulnerable person. So जिस तरह से हमने सबने मिलकर अब तक contribute किया है, चाहे वो front line workers on duty हों या वो लोग हैं जो घर बैठ के contribute कर रहे हैं, we have all displayed the collective solidarity of our community with patience, with intelligence. यही चीज़ हमें कुछ समय और संयम दिखाना है because we have already walked a certain path, we are somewhere close to reaching our destination. उतना ही रास्ता और चलना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इसी पेशेंस, इसी संयम के साथ आगे हम बढ़ेंगे और निश्चय ही हमारी विजय होगी। डीसी साहिबा, हम भी यही दुआ करते हैं कि कोविड की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम कोविड को जो है वो हराएंगे, भगाएंगे। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसे कि डीसी साहिबा ने भी बताया कि मंजिल बहुत करीब है,
जी हाँ, ये मंजिल आपको दिख रही होगी और यकीनन ये करीब है। और ऐसे में हमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का साथ देना है, ताउन देना है। और कोविड की ये लड़ाई जो हम आधी जीत चुके हैं, हम आने वाले वक्त में कोविड की इस लड़ाई को पूरी तरह से जीतेंगे और ये दुआ करेंगे कि मुश्किल की इस घड़ी में हर कोई महफूज और सही सलामत रहें, अपने घरों में रहें, सलामत रहें। टॉपिक टुडे के आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए। आदाब।